अगर आपके खिलाफ एविडेंस ठीक ठाक हो तो कोई कारण नहीं कि आप लोग बच जाएं। यहाँ पर जिसने अपराध करना होता है, आप मान के चलिए जो अपराध करने वाला है वो जिसके ऊपर अपराध होने वाला है उससे 4 कदम आगे की सोचता है। नमस्कार, क्या कहता है कानून एजुकेशनल सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक फिर से एक कमेंट के ऊपर बेस है। एक महिला है जिन्होंने कमेंट किया है कि ये इनका डिवोर्स जो है वो भी प्रोसेस में है, डिवोर्स की प्रक्रिया चल रही है। 498A का केस इन्होंने इधर से डाला हुआ है। जो इनके हस्बैंड हैं उन्होंने डिवोर्स की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है। अब इन्हें मीनवाइल जो है सेक्शन 125 CRPC के तहत कार्रवाई करनी है। तो मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 125 CRPC इसमें मेंटेनेंस का प्रावधान है। इसके अंदर आप मेंटेनेंस ले सकते हैं। ऐसी जो भी महिला है जिसका जो अपने पति से अलग रह रही है, उसको जब तक केस से सॉल्व नहीं हो जाता है या जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती है, तलाक के बाद भी शादी नहीं हो जाती है, तब तक मेंटेनेंस लेने का अधिकार है। कुछ एक एक्सेप्शंस हैं जिसके अंदर उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, उसके ऊपर वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा कि सब चीज़ों को हम ठीक ठाक मानते हैं और ये मानते हैं कि 125 CRPC में उसको मेंटेनेंस लेने का हक है। यदि उसके साथ कोई ज़्यादती हुई है, उसके साथ कोई घरेलू हिंसा हुई है, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना यदि उसे दी हुई है और वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है और उसे उसका कंपनसेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी रिलीफ, यानी कि आर्थिक रूप से उसको कुछ मदद या यहाँ पर कुछ सहायता जो है भारत का कानून यहाँ पर देता है कि आपको जो कोई नुकसान हुआ है उसकी आर्थिक भरपाई हम यहाँ पे करेंगे। सेक्शन 125 CRPC इसमें मेंटेनेंस यानी कि पति अपनी पत्नी को भरण पोषण देता है, उसका अधिकार जो है वाइफ को है। सेक्शन 125 CRPC में उसके तहत वो कार्रवाई कर सकती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो कहाँ पर इस चीज़ को फाइल करें, सेक्शन 125 CRPC की कंप्लेंट को कहाँ पर फाइल करें। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट में महिला कोर्ट्स हैं। उन महिला कोर्ट में यानी या फैमिली कोर्ट भी कई जगह कहा जाता है, उन फैमिली कोर्ट्स में आप अपनी एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। सेक्शन 125 CRPC की एक सिंपल कंप्लेंट है जिसमें आप बता सकते हैं कि इस प्रकार से जो आपकी कंप्लेंट रहेगी, अगर 498A का आपने मुकदमा डाला है, केस डाला है या आपने कोई पुलिस की FIR लिखी है, तो कोशिश करें कि जो आपके कंटेंट्स होंगे, जो भी आपने कंप्लेंट लिखी है, उस कंप्लेंट की जो भाषा है वो तकरीबन इसके अंदर सेम रहेगी जब आप 125 CRPC की कंप्लेंट डालते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हम मान लेते हैं कि पत्नी जो है उसके साथ वाकई ज़्यादती हुई है। अक्सर ये आपने सुना होगा, यहाँ पर कहने में ये आता है कि 98% केसेस या 95% केसेस ऐसे ही एक वेग टर्म बता दी जाती है कि वो झूठे केसेस होते हैं। 125 CRPC में जो डाला जाता है या 498A के साथ जो 125 CRPC डाल दिया जाता है, पहले तो 498A ही झूठे केसेस होते हैं ज़्यादातर, 95%, कोई कहता है 98%, इसका कोई डाटा ठीक ठाक नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ये होता क्यों है। केसेस झूठे नहीं होते हैं, ये केसेस प्रूव करने मुश्किल हो जाते हैं। आप थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए अपना और ये सोचिए कि एक महिला विवाह करती है, उसके घर वाले सारे बड़े आह्लादित हैं, उल्लासित हैं और उत्साहित हैं और वो बहुत धूमधाम से एक लड़की की अपनी शादी करते हैं और उसको घर भेज देते हैं। लड़की वहाँ पर रहती है 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, कुछ भी टाइम पीरियड। इसके बाद उसका पति उसको प्रताड़ित करता है या उसके पति के घर वाले या ससुराल वाले उसको प्रताड़ित करते हैं, मानसिक यातनाएं देते हैं, शारीरिक यातनाएं देते हैं और वो घर आके वापस बैठ जाती है या केस कर देती है। मैं समाज के दूसरे वर्ग यानी पुरुष वर्ग से ये बात पूछ रहा हूँ कि आप बताइए कि ये सौदा कितना महंगा या कितना सस्ता है कि कोई लड़की आपके घर आई है और जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन या जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सटॉर्टिंग सम मनी, तुम्हारे कुछ पैसों के लिए वो अपनी ज़िंदगी पूरी दांव पर लगा देगी और इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है। सोचिए कि उसने आपके साथ 2 महीने, 4 महीने या 2 साल, 6 साल, 5 साल कुछ गुजारे और इसके बाद उसने आपके ऊपर इस तरह का मुकदमा लगा दिया, तो क्या शौक़ है उसको इस तरह का करने का। ये बहुत महंगा सौदा है उस लड़की के जीवन के लिए, उस लड़की के परिवार वालों के लिए, उस लड़की के रिश्तेदारों के लिए। आप पुरुष हैं, हो सकता है आपकी दूसरी मैरिज ईजिली हो जाए, ये पुरुष प्रधान देश है हमारा। आप इस बात को समझिए, आसान है पुरुषों के लिए दूसरी मैरिज कर लेना, दूसरा विवाह कर लेना बहुत आसान है पुरुषों के लिए, कोई ज़्यादा अड़चन नहीं है। लेकिन लड़की जो एक बार चोट खा बैठी है वो दोबारा शादी करने से पहले 100 बार सोचेगी, शायद करे भी नहीं। और लड़की की शादी में आजकल कितना खर्चा होता है, कितना विवाह में खर्चा होता है, उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ऐसा बहुत सारा अनअकाउंटेबल खर्चा है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। नॉर्थ में हमारे यहाँ पे वो रिवाज है कुछ लेने देने का, मिलनियों पे इतना खर्चा होगा, एक दूसरे से मिलेंगे तो उनको कुछ
शगुन के तौर पर रुपए दिए जाएंगे, कुछ फल फ्रूट के टोकरे आएंगे, कुछ मिठाइयों के डब्बे जाएंगे, 500 की बारात बोल के 1000 की बारात ला दी जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जिनका कोई हिसाब ही नहीं है। आप सोचिए क्या वधू पक्ष के लोग इन चीज़ों की रसीद लेते हैं? अभी हम ये पूरा जो केस है ये मान के चल रहे हैं कि लड़की जो है उसके साथ वाकई कुछ हुआ है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पर जो है महिलाएं जो हैं इस प्रकार का सहारा लेती हैं, 498 का झूठा केस लगाती हैं। लेकिन झूठे केसेस के लिए जो वीडियो में है वो अलग से बना दूंगा कि 498 के झूठे केसेस को कैसे लड़ना है वो मैं आपको बता दूंगा। अभी हम पूरा केस ये मान के चल रहे हैं कि 498 का केस जो लड़की ने डाला है वो बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल सही है। अब मैं बताता हूँ आपको कि ये क्यों रह जाता है, 498 का केस हम लोग साबित क्यों नहीं कर पाते, क्यों बोल देते हैं ये कि 98% 95% केस झूठे हैं। अरे झूठे नहीं है साहब, सिर्फ फ़र्क ये है कि आपके खिलाफ एविडेंस प्रॉपर नहीं जुटा पा रही है लड़की। अगर आपके खिलाफ एविडेंस ठीक ठाक हो तो कोई कारण नहीं कि आप लोग बच जाएं। यहाँ पर जिसने अपराध करना होता है, आप मान के चलिए जो अपराध करने वाला है वो जिसके ऊपर अपराध होने वाला है उससे 4 कदम आगे की सोचता है। तो यदि वाकई लड़की को मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना आपने दी है या देने वाले हैं या देने का मन बना चुके हैं या आप उससे ऊब चुके हैं, तो डेफिनेटली इस प्रकार के काम आप करने शुरू कर देंगे, उसका फ़ोन जब्त कर लेंगे और बहुत सावधानी के साथ बात करेंगे। वेयर एज जो सामने लड़की है, जो वधू पक्ष हैं, उनको मालूम ही नहीं कि इस तरह का कुछ काम हो रहा है। तो जब तक कोर्स ऑफ एक्शन शुरू होता है, जब तक टाइम ऑफ एक्शन शुरू होता है, तब तक उनके हाथ से सारा कुछ निकल चुका होता है। वो कहते हैं ना, अब पछताए होत के जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, तब तक खेत चुगा जा चुका होता है, तब तक उनके पास कुछ नहीं रहता। ऐसे में लड़का कहता है तुम अपने घर चली जाओ, मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ, तब तक लड़की के पास कुछ एविडेंस नहीं रहता। तो मैं आपसे एक बात रिक्वेस्ट करूँगा, जितनी भी महिलाएं इस वीडियो को सुन रही हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आपके साथ किसी भी प्रकार की गाली गलौज, किसी भी प्रकार का अत्याचार, किसी भी प्रकार की प्रताड़ना आपकी सास के द्वारा, आपकी ननद के द्वारा, आपके देवर के द्वारा, आपके पति के द्वारा यदि आपको लिखित, मौखिक या किसी प्रकार से आपके पास एविडेंस बनता है तो उसको आप रिकॉर्ड कर लें। कोई भी अगर आपके पास दस्तावेजी एविडेंस है, कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास, उसको आप फोटोकॉपी लें उसकी, या अगर आपके पास कोई फ़ोन रिकॉर्डिंग है या किसी प्रकार का बर्ताव है, इस प्रकार का उन्होंने कुछ मारपीट का आपके साथ किया है, तुरंत 100 नंबर पे कॉल करें। 2-4 रिश्तेदारों को बताएं इसके बारे में, आसपास के मोहल्ले में आप बात करें, उनको अपनी परेशानी बताएं। इस प्रकार के विटनेस आप हमेशा तैयार रखें। ज़रूरी नहीं है कि आप इन चीज़ों का यूज़ करें, इस्तेमाल करें ही, लेकिन आप अपने तरकश में बाण तो रखेंगे, अपने तरकश में हथियार तो रखेंगे। ज़रूरत पड़ गई तो आपके पास हथियार तो होना चाहिए जिससे आप तुरंत साबित कर दें। आपके पास एविडेंस नहीं है, आप सोल एविडेंस हैं, आपके परिवार वाले एविडेंस है, यही हैं विटनेस आप लोग। इसके अलावा आपके पास कोई सपोर्टिंग विटनेस नहीं है, यहाँ पे आपके केस कमज़ोर पड़ते हैं। तो सबसे अच्छा होगा कि यदि आपके साथ कोई भी किसी भी प्रकार की ज़्यादती हो रही है, मार पिटाई हो रही है, कोई बदसलूकी हो रही है, आपके शरीर के बारे में कुछ बात बोली जाती है, आपके रंग को लेकर बात की जाती है, आपकी हाइट को लेकर कुछ आपको ताने दिए जाते हैं, दहेज कम लाने की वजह से आपको ताने दिए जाते हैं, आपके माँ बाप के बारे में भला बुरा बोला जाता है, तो हो सके तो उसको रिकॉर्ड कर लें, वो रिकॉर्डिंग रख लें या किसी भी तरह से। ये आपके ऊपर है, ये चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊँगा, लेकिन हाँ, आपके पास जितना पुख्ता एविडेंस होगा उतनी ज़्यादा चांसेस हैं आपका केस झूठा नहीं पड़ेगा और जल्दी से डिसाइड हो जाएगा। तो चलिए अब मान लेते हैं कि 125 सीआरपीसी में आपने अपना मेंटेनेंस का आवेदन कर दिया है, आप फैमिली कोर्ट गए हैं, महिला कोर्ट गए हैं, वहाँ से आपने 125 सीआरपीसी की एप्लीकेशन दाखिल कर दी है। अब कोर्ट जो है नोटिस भेजेगा आपके हस्बैंड को और नोटिस देके उसको बुलवाया जाएगा और उसको आना होगा वहाँ पर। आप दोनों आएंगे और वहाँ पर लिखेंगे आप, वहाँ पर जो कोर्ट है मेंटेनेंस आपकी डिसाइड करेगा। जब तक मेंटेनेंस डिसाइड फाइनली नहीं हो जाती तब तक कोर्ट जो है इमीडिएटली इंटरिम मेंटेनेंस आपकी बांध देगा। वो 2 से 3 महीने का या हो सकता है मैक्सिमम 4 महीने का समय लगेगा उसके अंदर, लेकिन कोर्ट आपकी इंटरिम मेंटेनेंस जो है बांध देता है। इंटरिम मेंटेनेंस मतलब कि जब तक फाइनल मेंटेनेंस नहीं बन जाती आपकी कि हाँ इतना अमाउंट हमने लड़की को देना है, कोर्ट ऑर्डर करता है लड़के को कि आप इतना अमाउंट लड़की को फाइनली दीजिए, लेकिन उससे पहले जब तक ये केस चलेगा, क्योंकि टाइम लगता है केस चलने में, लंबा केस चलता है, तो उस दौरान के खर्चे के लिए जो है कोर्ट पत्नी के लिए भरण पोषण के लिए पति के द्वारा एक इंटरिम मेंटेनेंस बांध देता है। मान लो 4,000-5,000 रुपये उसने बांध दिया, हो सकता है 20,000 की आपकी मेंटेनेंस बन रही हो, तब तक वो आपको मेंटेनेंस जो है फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर और फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन, जब आपने एप्लीकेशन डाली थी तब से आपकी लगनी शुरू हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि कोर्ट इसको डिसाइड कैसे करता है। कोर्ट इसको डिसाइड करेगा, मेंटेनेंस को डिसाइड करेगा आप दोनों की पारिवारिक पृष्ठभूमि पर, आप दोनों की वित्तीय स्थिति क्या है, आपके खर्चे दोनों के क्या हैं, आप अपना बर्थडे कहाँ मनाते थे, छोटी छोटी बातें, आप कौन से जूते पहनते हैं, आपके कपड़े कौन से होते हैं, या आपके खर्चे क्या हैं, आपके रहन सहन का जो स्तर है वो आपका और आपके पति का क्या है, उन दोनों को मैच करके कोई बीच में जो है एक सामंजस्य बिठाकर बीच में एक डिग्री पर एग्री किया जाता है कि हाँ इतनी मेंटेनेंस उसको दी जाए।
अब क्या हो सकता है, अब ये हो सकता है कि पति हो सकता है मेंटेनेंस वो वाली देने से मना करे, हो सकता है पति को लगे कि मेंटेनेंस ज़्यादा बांध दी है, इतना तो मैं कमाता ही नहीं हूँ, तो वो फिर अपील में जा सकता है। और पति ये भी कह देता है कि मैं तो कमाता ही नहीं जी, मैं तो बिल्कुल बेरोज़गार हूँ, मैं तो कमाता नहीं। तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन एक और उठता है कि आप कमाते नहीं हैं तो आप शादी करके क्यों ले आए हैं? उसको मेंटेनेंस किसने करना है, उसको मेंटेन कैसे करना है? आपने गृहस्थी इतनी बड़ी बसा ली है, बना ली है, उसको मेंटेन कैसे करेंगे? तो हस्बैंड यहाँ पर ये भी प्ली नहीं ले सकता कि मैं तो कमाता नहीं। जब या प्राइवेट कमाता है तो एक मिनिमम वेज का एक जो है वो कॉन्सेप्ट है कि हाँ इतनी वेजेस तो आप कमाते ही होंगे, उसके हिसाब से भी उसको मेंटेनेंस देना पड़ता है। और अगर हस्बैंड ये कहता है कि मैं कमाता ही नहीं हूँ तो भी वो मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य है अपनी पत्नी को, उसके लिए प्रॉपर शेल्टर भी देने के लिए बाध्य है। या फिर जो उसका शेयर हाउस होल्ड है वहाँ पर जाके पत्नी रह सकती है, उसको निकाल भी नहीं सकते। शेयर हाउस होल्ड पे मैं एक वीडियो और से बना दूंगा, अलग से बना दूंगा, लेकिन अभी सिर्फ 125 CRPC के ऊपर हम लोग कंसंट्रेट करेंगे। अब अगला स्टेप इसके अंदर आता है कि कोर्ट ने मेंटेनेंस तय कर दी है, इंटरिम मेंटेनेंस उसको मिलनी शुरू हो गई है और पति जो है अब यहाँ पर गायब हो जाता है, यहाँ से फरार है, आता ही नहीं कोर्ट में कि कोर्ट जाऊँगा तो मेरे को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। यहाँ पर आप कोर्ट में एक बार और कंप्लेंट कर सकते हैं कि मेरे को मेंटेनेंस नहीं मिल रही है, मुझे मेंटेनेंस नहीं मिल रही है, तो उसको मेरे पति को यहाँ से बुलवाया जाए, मुझे मेंटेनेंस दिलवाई जाए। अब क्या होगा, कोर्ट जो है पति के खिलाफ वारंट इशू कर देगा। जी हाँ, वारंट इशू कर देगा और उसको पकड़ के पुलिस जो है कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेगी और उससे पूछेगा कोर्ट कि आप इसको ऑर्डर पास करेगा कि इनको मेंटेनेंस के पैसे दीजिए। अगर फिर भी नहीं देता है तो उठा के उसको जेल में डाल दिया जाएगा। और जेल से बाहर आने के बाद भी नहीं देता है तो फिर जो उसके नाम पे जो संपत्ति है, जितनी भी प्रॉपर्टी है उस पति के नाम पर, उसको कुर्क करके जो अप्रोप्रिएट जो अमाउंट है वो पति को दिलवाया जाएगा। यानी कि जो उसकी प्रॉपर्टी है वो भी जो है कोर्ट उसको अटैच कर सकती है, उसको कुर्क कर सकती है, उसकी नीलामी कर सकती है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात और इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ कि यदि आपने प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत सेक्शन 12 के तहत यदि आपने कोई इंटरिम मेंटेनेंस ले रखी है, कोई मेंटेनेंस आपको मिलनी शुरू हो गई है कोर्ट से, तो भी आप सेक्शन 125 CRPC के तहत अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। ये दोनों जो मेंटेनेंस होंगी आपस में क्लैश नहीं करेंगी। यदि मान लीजिए आपकी DV एक्ट अंडर सेक्शन 12 में आपकी मेंटेनेंस मान लीजिए 12,000 कोर्ट ने डिसाइड की है और 125 की आप फाइल आगे बढ़ाते हैं और उसके अंदर 20,000 आपकी मेंटेनेंस निकल कर आती है, तो वो जो डिफरेंस होगा 12,000 और 20,000, उसमें 8,000 का जो है वो डिफरेंस आपको जो डिफरेंस है वो पे करेगा, जो आपका हस्बैंड है वो पे करेगा। तो यहाँ पर राइट टू सेट ऑफ है, राइट नहीं मतलब एक अरेंजमेंट टू सेट ऑफ है। और अगर हस्बैंड को लगता है कि ये मेंटेनेंस ज़्यादा है, मैं नहीं दे सकता हूँ, तो वो अपील में जा सकता है। और ऑन द अदर साइड अगर वाइफ को लगता है कि ये मेंटेनेंस बहुत कम है, वो भी अपील में जा सकती है इस ऑर्डर के खिलाफ। तो आशा करता हूँ आपको आपकी बातों का जवाब मिल गया होगा। थोड़ा सा जल्दी मैं ये वीडियो में बना रहा हूँ और ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर लड़की जो है वो बिल्कुल सच बोल रही है, लड़की के साथ वाकई कोई दिक्कत हुई है, उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुई है, उसकी मेंटेनेंस बननी चाहिए। किन केसेस में मेंटेनेंस नहीं मिलेगी इसके लिए मैंने आपको बोला है कि मैं वीडियो दोबारा से बना दूंगा। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आप लिखते रहें कि आपकी कौन सी ऐसी परेशानियां हैं जिनका समाधान आप चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या कहता है कानून एक खास परिस्थिति में। तो मुझे लिखिए, कोशिश करूंगा कि वीडियो के माध्यम से आपके सवालों के सारे जवाब दूं। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।